हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम आपका बैक टू बैक जो भी आपकी क्लासेज हैं वो सारा कुछ आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज आप लोगों के कमेंट्स पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के जो आपका प्रथम वर्ष है इसकी होम साइंस का सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आपके होम साइंस में गृह विज्ञान में क्या आपका सिलेबस होने वाला है, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा ना कि आपका सिलेबस क्या है तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है, कितने टाइम है मेरे पास, कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तो किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है। वो चीज़ें आपको समझ में आती है जब आप सिलेबस देखते हो कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर मी एंड इस ईयर में मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका ऑलरेडी लगभग मुझे लग रहा है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग हो चुका है एग्जाम्स, एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको उतना टाइम नहीं मिलने वाला है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी आपका टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया है कोविड की वजह से। तो अभी सेकंड सेमेस्टर आपका बहुत जल्द ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं एंड इसके बाद हम देखेंगे कि आपका कैसे कैसे इसको हमको कंप्लीट करवाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके सिलेबस में आपसे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए आपके सामने ये रहा गृह विज्ञान का होम साइंस का सेकंड सेमेस्टर का आपके पास ये चीज़ें सामने हैं एंड कितनी इकाइयां आपको पढ़नी है। तो टोटल हमने देखा है जितने भी आपके पेपर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी में टोटल 8 इकाइयां हैं जिनको आपको पढ़नी है। तो अब देखते हैं कि इसमें एक एक इकाई में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रश्न पत्र का शीर्षक जो आपका है इसमें है आपका वस्त्र परिधान परिवार संसाधन प्रबंधन का परिचय। पाठ्यक्रम का कोड आपके सामने दिख रहा है। तो विषय वस्तु का जो है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, पार्ट ए जिसको कहते हैं खंड आ एंड भाग बी जो है पार्ट बी भाग बा। तो इसके बारे में आइए देखते हैं कि एक एक में क्या है। तो पहला जो आपका पार्ट ए है ये आपके 4 इकाइयों में बटा हुआ है, जिसमें पहला इकाई आपके सामने दिख रहा है। इसमें आपको दिया गया है परिचय, मतलब किस चीज़ का परिचय, जो भी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है उन सभी के परिचय के बारे में बात किया गया है। जैसे कि वस्त्र और परिधान का परिचय, कि वस्त्र क्या होता है, परिधान क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब एक तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा है दैनिक जीवन में इसका महत्व, कि आपका जो डेली रूटीन है इसमें आपके वस्त्र का, आपके परिधान का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका दायरा। नेक्स्ट आपको दायरे के बारे में बात करना है कि दायरा आखिर होता क्या है। क्षेत्र स्रोत के आधार पर कपड़ों में के रेशो में वर्गीकरण, यानी कि आपका जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग कपड़ों की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्षेत्र स्रोत के आधार पर कपड़ों में रेशो का वर्गीकरण हो गया। रेशे का सामान्य गुण क्या होता है, प्राथमिक और माध्यमिक प्रकार का जो होता है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा इकाई नंबर 1 है ना, ये इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया गया है कि जो भी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, पूरा जो भी आपका पूरा पेपर में पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन आपको परिचय दे दिया है पहले ही इकाई में। इसके बाद सेकंड इकाई आपका स्टार्ट होता है रेशा। सेकंड इकाई का नाम ही है आपका रेशा एंड इसमें आपके जो अलग अलग रेशे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि निर्माण रेशे का कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है, प्रसंस्करण कैसे होता है, गुण क्या है और उपयोग क्या है रेशे का। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है एंड इसमें आपके रेशे के कई सारे प्रकार आ जाते हैं। जैसे कि आपका पहला देख सकते हैं, इसमें है सेल्यूलोसिस फाइबर, कपास, लिनिन, तो इस तरीके का रेशा है। प्रोटीन रेशा आ जाता है आपका, जैसे ऊन का और रेशम का रेशा हो गया। इसके बाद आ जाता है सिंथेसिस, यानी कि जिसको मानव ने बनाया हुआ है, मनुष्य ने बनाया हुआ है वो रेशे, जैसे कि आपका इसमें आ जाता है नायलॉन, जो है पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयान। तो ये सारे कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, मानव निर्मित रेशों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में आपको रेशों के बारे में पढ़ना है, रेशों का काम, रेशों के प्रकार, रेशों का यूज, रेशों का उपयोग, रेशों के गुण, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करना है आपको सेकंड जो यूनिट है। थर्ड यूनिट है आपका जो है धागों से कपड़ा। कपड़ा आपको पता है बेसिकली धागों से ही कपड़ों का निर्माण होता है, तो धागों से कपड़ों तक का सफर जो है उसके बारे में बात करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पहला जो है बिंदु वो है आपको धागे की परिभाषा, कि आखिर धागा क्या होता है और धागा के गुणों की का निर्माण, माने धागा और धागा मिल करके किस तरीके से क्या चीज़ें निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें पढ़ना है वो है आपका विभिन्न कपड़ा निर्माण तकनीकी, यानी कि कपड़े को बनाने के अलग अलग जो तकनीकी हैं उसके बारे में बात करना है। जैसे कि आपका बुनाई हो गया, बनाई हो गया, फेल्टिंग हो गया, ब्रेडिंग हो गया, गैर बुना हो गया, तो जो मतलब कपड़े के निर्माण करने के तरीके हैं इसके बारे में बात करना है। अगला है आपका कपड़ा की बुनाई और बुनाई में कदम, बुनाई के प्रकार, बुनियादी सजावटी, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बुनाई की जा सकती है, कैसे उसको डेकोर किया जा सकता है, कैसे उसको और अच्छा रूप दिया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करना है आपको यूनिट नंबर 3 में, कि धागे से लेकर के कपड़े तक का सफ़र कैसे होता है।
एंड इसके बाद आपका फोर्थ जो यूनिट पढ़ना है आपको, वो यूनिट है आपका वस्त्र निर्माण, यानी कि धागों से कपड़ा तो बन गया, वस्त्र तक कैसे बनेंगे। तो कपड़ों के निर्माण के लिए क्या क्या उपकरण की आवश्यकता है, सबसे पहले टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि कपड़ा अगर होना चाहिए तो उसके निर्माण के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए। दूसरा कि सिलाई मशीन का परिचय, क्योंकि अगर कपड़ा वस्त्र जो एक कपड़ा है उससे एक वस्त्र का रूप धारण करना है, एक वस्त्र का रूप देना है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, सिलाई मशीन पे ले जाकर के सिलाना पड़ेगा, एक जो है एक ढांचे में ढालना पड़ेगा। इसके पुर्जे और रख रखाव क्या है, सिलाई मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसकी देखभाल कैसे करते हैं, एक अच्छे जो है सिलाई मशीन कैसे रखते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ड्राफ्टिंग, ड्रेफ्टिंग, फ्लैट पर पैटर्न तकनीकी का हिस्सा, इसका फ़ायदा, इसके नुकसान। उसके बाद परिधान के सिलाई के लिए कपड़े प्रारंभिक चरण जो है प्री शिकिंग किया जाता है, स्ट्रेटिंग किया जाता है, लेआउट हो गया, पिनिंग हो गया, मार्किंग हो गया, फिर कटिंग होता है, कटिंग के बाद फिर सिलाई किया जाता है। तो इस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस से होकर के एक कपड़ा, एक परिधान बनता है, इन टॉपिक्स के बारे में आपको बात करनी है। एंड इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन नंबर बी, जो पार्ट बी आप कह सकते हो, इसको भाग बा कह सकते हो आप। इसमें भी आपके 4 यूनिट्स आते हैं। तो इसमें जो आपका पहला यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर 5, वो कह रहा है आपसे गृह प्रबंधन का परिचय दीजिए। घर का प्रबंधन, घर का संगठन, घर को एक अच्छे तरीके से डेकोर करना, घर को एक अच्छे तरीके से रखना, ये सारी टॉपिक्स से ही जो है आपके आते हैं गृह प्रबंधन के अंतर्गत। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका बुनियादी अवधारणाएं गृह प्रबंधन को लेकर के, कि आखिर गृह प्रबंधन की उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है गृह प्रबंधन के रास्ते में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। बी नंबर आपका जो इसमें मतलब सेकंड टॉपिक है वो है प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, कैसे योजना बनाया जाता है, कैसे आयोजन किया जाता है, कैसे इस पर नियंत्रण करते हैं, कैसे इसका मूल्यांकन करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से समझना होता है। एंड इसके बाद आ जाता है आपका प्रबंधन में प्रेरक कारक, यानी कि एक प्रबंधन है उसमें के लिए प्रेरक कारक कौन सा होता है कि एक बेहतर संगठन किया जा सके, एक बेहतर प्रबंधन किया जा सके। तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, कुछ ना कुछ प्रेरणा चाहिए। तो प्रेरक तत्व आ जाते हैं। तो उसमें हो जा सकता है आपका मूल्य, लक्ष्य और मानक हो सकता है, परिभाषा और वर्गीकरण हो सकता है कि प्रेरक कारक क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, वर्गीकरण कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो यूनिट नंबर 1 है सेकेंड पार्ट का, तो ये है आपका गृह प्रबंधन का परिचय। एंड इसमें आपका जो 6 नंबर का यूनिट है वो कह रहा है आपसे, इसमें क्या है, संसाधन, निर्णय लेना और पारिवारिक जीवन चक्र। संसाधन, निर्णय लेना और पारिवारिक जीवन चक्र है, जिसमें आपको पहला पॉइंट पढ़ना है कि संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थ, लक्षण, प्रकारक और कारक। कह रहा है आपसे संसाधनों का जो उपयोग है, जो हम यूज करते हैं, उनको प्रभावित करने वाले जो अर्थ हैं, उनका लक्षण है, उनका प्रकार है, उनका कारक है, उसके बारे में बात करो। अगला जो आपका बी नंबर है वो कह रहा है आपसे कि प्रबंधन में निर्णय लेने के चरण और भूमिका, कि प्रबंधन में निर्णय लेने के चरण क्या है, भूमिका क्या है, इसके बारे में बात करो। और अगला है आपका जो है पारिवारिक जीवन चक्र के चरण, यानी कि एक परिवार है उसका जो पूरा जीवन चक्र है उसके कौन कौन से चरण है, कैसे उसको अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है, अच्छे तरीके से उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इन टॉपिक्स के बारे में आपको देखना है। और अगला टॉपिक जो इसमें है वो है आपका पारिवारिक जीवन चक्र के चरण, सॉरी यही तो था हमने अभी जो डिस्कस किया हुआ है। तो 6 यूनिट में आपका ये है। इसके बाद आ जाता है आपका 7th यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है समय के बारे में, ऊर्जा के बारे में और धन प्रबंधन के बारे में, कि समय क्या है, समय की इंपॉर्टेंस क्या है, ऊर्जा एनर्जी हो गया, धन प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे कि एक अच्छे पारिवारिक बजट हो सके। तो इसमें देख सकते हैं आपको पहला पॉइंट पढ़ना है कि समय और संसाधन के रूप में, कि समय और संसाधन की क्या इंपॉर्टेंस है, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, संसाधन को क्या ज़रूरत है, समय योजना बनाने के कदम में कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, समय के प्रबंधन के उपकरण और सहायता, कि समय प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपकरण की जरूरत है और ये किस तरीके से एक अच्छे लाइफस्टाइल में हेल्प करता है। अगला जो बी पॉइंट पढ़ना है आपको इसमें वो है एक संसाधन के रूप में ऊर्जा, कि ऊर्जा जो है वो एक संसाधन के रूप में कैसे है, इसका कार्य वक्र क्या है, थकान कैसे लगता है, थकान प्रकार कारक हो गया, कारक कम करने की तकनीकी क्या है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका जो है एक संसाधन के रूप में पारिवारिक आय और व्यय के बचत के स्रोत में, यानी कि संसाधन क्या होता है जिससे कि व्यक्ति की लाइफ आसान हो। तो एक व्यक्ति जो आय कर रहा है, एक व्यक्ति जो व्यय कर रहा है, उसके बाद उससे बचत जो हो रहा है उसी से उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है, वही जो बचत है उसकी लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकता है। तो क्या हो सकता है इसके बारे में पढ़ना है।
पारिवारिक आय को देखते हुए पारिवारिक बजट को निर्धारित करना है, क्योंकि देखो एक परिवार है जो 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है तो उसका बजट अलग होगा, कोई लाख रुपए महीने का कमा रहा है उसका बजट अलग होगा, कोई करोड़ों में कमा रहा है तो उसका बजट अलग होगा। तो पारिवारिक जो आय है उसको देखते हुए पारिवारिक बजट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करना है। तो इस तरीके से 7th जो यूनिट है उसमें ये पढ़ना है। एंड 8th जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है कार्य सरलीकरण और घरेलू उपकरण, यानी कि कार्यों को आसान बनाने के लिए कई सारे उपकरणों का यूज किया जाता है, तो उसमें घरेलू जो उपकरण है वो क्या है, कार्य सरलीकरण क्या होता है। तो देखो सबसे पहले बात करना है इसमें आपको जो टॉपिक्स है उसमें अर्थ, कार्य और सरलीकरण की तकनीकी क्या है, मुंडेल का कार्य सरलीकरण क्या है, इसके बारे में बात करना है। अब इसके लिए तमाम सारे घरेलू उपकरण है जिससे कि काम आसान हो जाता है। इसमें आ जाता है आपका प्रेशर कुकर, जो कि हम पहले जो क्या कहते हैं उसको बर्तन होता था, जिस बर्तन में हम बनाते थे उसमें काफ़ी टाइम लगता था, अगर आपको दाल बनाना है बहुत टाइम लगता था, लेकिन प्रेशर कुकर के आने की वजह से क्या हुआ कि वो चीज़ आसान हो गया और कुछ सीटियों में ही पता चल जाता है हमें कि हाँ दाल हो गया, और वो फास्ट होता है। मिक्सर हो गया आपका, ग्राइंडर हो गया पीसने के लिए कूटने के लिए, फ्रिज हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गया जिससे कपड़े धोने में आसानी हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, सोलर कुकर हो गया। ऐसे घरेलू उपयोग हैं जिनका सिद्धांत और उपयोग उनका देखभाल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। एंड इससे मनुष्य का जीवन काफ़ी सरलीकरण हो गया है। उसके जो काम थे, जो लाइफ में वो काम करता था जिसमें वो पूरे दिन उलझा रहता था, वो काम अब कुछ टाइम में ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक पूरा क्वेश्चन मतलब एक तरीके का पेपर कह सकते हैं इसको कि इसका सिलेबस चीज़ें हम जब बात करते हैं ना थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सिलेबस हमने पूरा आपका डिस्कस कर लिया कि ये चीज़ें आपको गृह विज्ञान में इन 8 यूनिट्स में पढ़ना है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।